आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक पढ़कर सुना रहे थे शिक्षा ही नहीं विद्या भी। लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, क्रांति धर्मी युग साहित्य 15, पृष्ठ 21, लोक रंजन के साथ जुड़ा हुआ लोक मंगल। आइए सुनते हैं। युग चेतना का स्वरूप निर्धारण। युग चेतना का स्वरूप निर्धारण, उसका लेखन प्रकाशन शांत कुंज हरिद्वार और युग निर्माण योजना मथुरा द्वारा छोटे साधनों से चल रहा है, फिर भी वह अपनी गुणवत्ता के कारण निरंतर लोकप्रिय हो रहा है। मूल्य इतना सस्ता रखा गया है कि इस स्तर के प्रकाशनों की पंक्ति में उसे एक कीर्तिमान स्तर का कहा जा सकता है। इसे व्यावसायिक प्रकाशन वाले दृष्टिकोण से सर्वथा पृथक रखा गया है। लगभग कागज छपाई जितना ही इनका मूल्य रखा गया है, ताकि ईसाई मिशनों द्वारा छपने और प्रचारित किए जाने वाले स्तर से समता की जा सके। इन दिनों जो करना, लिखना, प्रतिपादन, प्रस्तुत करना शेष है, वह इतना सुविस्तृत है कि युग मनीषियों की कई सुनियोजित मंडलियां खप सकती हैं। प्रकाशन के लिए इतना बड़ा तंत्र चाहिए। प्रकाशन के लिए इतना बड़ा तंत्र चाहिए जितना कि विशालकाय कल कारखानों में लगता है। क्षेत्रीय भाषाओं में कितनी ही ऐसी हैं जिनने संसार के विशाल भागों पर अपना वर्चस्व जमा रखा है। इन क्षेत्रों में युग चिंतन उन परिस्थितियों के साथ जोड़ते हुए प्रस्तुत किया जाना है जिनसे उनकी जीवन पद्धति और विचार श्रृंखला जुड़ी हुई है। इनको माध्यम बनाना हो तो मौलिक आदर्शों को यथावत रखते हुए भी उनका व्यवहारिक स्वरूप इस प्रकार प्रस्तुत करना पड़ेगा जो उन समुदायों की वर्तमान मान्यताओं के साथ तालमेल बिठाते हुए प्रगति का व्यवहारिक स्वरूप प्रस्तुत कर सके। ईसाई धर्म की एक छोटी सीमा है, पर उसने अपनी विचारधारा को व्यापक बनाने के लिए बाइबल से लेकर छोटी पुस्तिकाओं तक को संसार की प्राय सभी भाषाओं में करोड़ों की संख्या में छापा और उपयुक्त व्यक्तियों तक पहुंचाया है। यही कारण है कि उस विचारधारा से प्रभावित होकर संसार के प्रायः 1/3 मनुष्यों ने उस धर्म में प्रवेश पा लिया। साम्यवादी देशों ने भी अपने सीमित क्षेत्र में ही नहीं, संसार की अनेक भाषाओं में अपने मंतव्य को प्रकाशित किया है। सरकारें अपनी अपनी नीतियों का स्पष्टीकरण करने के लिए प्रचार प्रकाशन पर एक बड़ी राशि खर्च कर रही है। यह ना तो अकारण है और न अनावश्यक। जब अब लोकमानस इतना समर्थ हो गया है, साथियों, अब लोकमानस इतना समर्थ हो गया है कि उसे साथ लिए बिना बहुसंख्यक लोगों का समर्थन प्राप्त करना संभव ही नहीं रहा। युग परिवर्तन प्रक्रिया उपरोक्त सभी क्षेत्रों से बढ़कर है। उसका सीधा संबंध संसार के 600-700 करोड़ मनुष्यों के साथ जुड़ता है। यदि विशाल समुदाय में नवयुग के प्रति उत्सुकता, श्रद्धा एवं प्रयत्न परायणता उत्पन्न की जा सके, तो पिछड़ापन चिरकाल तक अपनी हथकड़ियां बेड़ियां कसे ही रहेगा। दुर्भाग्य से संसार में अभी एकता समता को अपनाने के लिए अधिक उत्साह नहीं उपजा। एकता और समता को अपनाने के लिए अधिक उत्साह ही नहीं उपजा। अरे साथियों, घरों में, परिवारों में, भाई भाई में, भाई बहनों में नहीं उपजा है।
कि एकता हो, समता हो, बराबरी हो, यही नहीं उपजा है, अलग थलग पड़े हुए हैं साथियों। इस संदर्भ में भाषाओं की भिन्नता कोढ़ में खाज की तरह है। जो महानगर में चले गए, विदेशों में चले गए, उनकी भाषा इंग्लिश हो गई, अब उन्हें हिंदी नहीं आती। कोढ़ में खाज की तरह है, कोई एक भाषा ऐसी नहीं जिसका अवलंबन लेकर विश्व मानव तक उज्जवल भविष्य के संदेश एवं आलोक को पहुंचाया जा सकना संभव हो सके। ऐसी दशा में विभिन्न भाषी क्षेत्रों के लिए उन्हीं के अनुरूप भाषाओं का आश्रय लेकर उसी स्तर का प्रकाशन आवश्यक हो जाता है। अब लोक चेतना को दिशा देने के लिए कुछ और सशक्त माध्यम अपनी प्रचंड शक्ति का परिचय देने लगे हैं। इनमें से एक है सिनेमा फिल्म व्यवसाय। इसी का दूसरा छोटा भाई अभी और जन्मा है, वह है वीडियो। सोशल मीडिया भी इसी का एक और बच्चा है। इनके द्वारा दृश्य और श्रव्य दोनों माध्यमों ने लोक चेतना को असाधारण रूप से प्रभावित किया है। इनकी पहुंच साहित्य क्षेत्र से कम नहीं रही, वरन वे और भी अधिक बढ़ गई हैं। इनका लाभ संसार की 1/3 शिक्षित जनता ही नहीं उठाती, वरन शेष 2/3 अशिक्षित जनता भी संपर्क में आती और प्रभाव ग्रहण करती है। सरकारों के कब्जे में दूरदर्शन और रेडियो दोनों आ गए। वे अपने मतलब की जानकारियां तो जनता तक पहुंचाते ही हैं, साथ ही ऐसा बहुत कुछ घुला मिला देते हैं जो कामुकता जैसी दुष्प्रवृत्तियों को मनोरंजन का नाम देकर दर्शकों के गले उतार देते हैं। दर्शकों के गले, मन, मस्तिष्क, अंतः क्षेत्र में जाकर बैठ जाती हैं। साथियों, यह दोनों समर्थ साधन युग चेतना के अनुरूप चल सकते हैं। यह दोनों समर्थ साधन युग चेतना के अनुरूप चल सकते हैं, इसकी आशा तो फिलहाल नहीं की जा सकती, पर इनके और भी दूसरे सुलभ संस्कार इस स्थिति में हैं कि उनका उपयोग जन स्तर के समर्थ संगठनों द्वारा किया जा सके। टेप रिकॉर्डर द्वारा रेडियो की एक छोटी सीमा तक आवश्यकता पूरी की जा सकती है। फिल्में बनाने वाले यदि कुछ साहस करें तो वे भी विचार क्रांति की महती आवश्यकता में अपना कुछ कहने लायक योगदान दे सकते हैं। फिर उसका छोटा भाई वीडियो भी अब इस योग्य हो सकता है कि अपने दुबले पैरों और पंखों द्वारा किसी प्रकार घिसटते जन समुदाय के एक बड़े भाग तक अपना प्रभाव पहुंचा सके। यदि संभव हो तो समर्थ व्यक्ति इन दोनों माध्यमों को भी इतना सरल और सस्ता बना सकता है कि जन जन तक उनकी पहुंच हो सके और समय की मांग को पूरा करने में वे दोनों कुछ कहने लायक बड़ी भूमिका निभा सकें। ग्रामोफोन, रिकॉर्डर उद्योग और स्लाइड प्रोजेक्टर अब समय से पीछे चले गए हैं समय से। पर जहाँ तक प्रचार माध्यमों का संबंध है, वहाँ इनको भी पिछड़े क्षेत्रों में और पिछड़े समुदाय में अपनी भूमिका निभाते रहने में अभी भी उपयोगी बनाया जा सकता है। साथियों, हमने भी एक माध्यम प्रचार का युग साहित्य पढ़ कर सुनाने का बनाया हुआ है, अपना YouTube चैनल बनाया हुआ है और लगभग
लोगों ने इसको पसंद किया है। 960-70 लगभग हो गए हैं फॉलोअर्स, और सुन लेते हैं हमारे बनाए हुए वीडियो को, जो हम इन पुस्तकों, युग साहित्य को पढ़ पढ़ कर बनाते हैं, उन्हें सुन लेते हैं 150, 200, 100, 50। तो प्रचार का ये भी एक माध्यम है। कभी जनशक्ति के सहारे चलने वाले प्रचार प्रयोजन भी गांव-गांव पहुंचते और लोक रंजन के साथ साथ लोक मंगल का काम भी अच्छी तरह करते थे। उनसे आजीविका भी मिल जाती थी और लोक रंजन के साथ साथ लोक मंगल का प्रचार कार्य भी बहुत हद तक हो जाता था। पर बढ़ती हुई यांत्रिक सभ्यता के कारण उनका आधार लड़खड़ा गया। रासलीला, रामलीला, नौटंकी, संगीत मंडलियां, कठपुतलियों आदि के द्वारा कुछ समय पूर्व बड़ा काम होता रहता था और हजारों लोगों को आजीविका मिलती थी। पर अब ग्रामोद्योगों की तरह उन्हें भी उपेक्षा का भाजन बनना पड़ रहा है। एक प्रकार से उनका अस्तित्व ही मिटता जा रहा है। गांवों में लगने वाली हाटें अपने थोड़े से उद्योगों को असाधारण रूप से प्रोत्साहित किया करती थी, पर इन दिनों की परिस्थितियों को देखते हुए कुछ कहा नहीं जा सकता कि इन सब का भविष्य क्या है। फिर भी यदि गतिशील प्रतिभाएं कुछ प्रयत्न करें तो यह भी हो सकता है कि वे माध्यम कुछ सुधरे हुए रूप से निर्वाह करने लगे। बड़े माध्यम जिनके हाथ नहीं हैं, वे भी अपने संपर्क क्षेत्रों में विचार विनिमय का कोई न कोई रास्ता निकाल सकते हैं। नाटक, अभिनय, लोक नृत्य आदि की सही व्यवस्था न बन पड़े तो इतना तो हो ही सकता है कि अपने से छोटों को किस्से कहानियां सुनाकर, आदर्श जनों के जीवन चरित्र सुनाकर, उन पर गीत बनाकर, खंजरी जैसे छोटे वाद्यों के सहारे उन्हें जगह जगह सुनाते रहने का क्रम अपनाया जाए। 8वें दर्जे का विद्यार्थी छोटे दर्जे के छात्रों को बहुत कुछ पढ़ाने सिखाने की सहायता तो कर ही सकता है। बड़ों को ना सही, छोटों को आदर्शवादी प्रेरणाएं देते रहने की दृष्टि से तो हम सभी उपयोगी सिद्ध हो ही सकते हैं। विचार करते रहिए साथियों, और जो पढ़ा गया है, सुना गया है, उस पर चिंतन जरूर कीजिए। ओम शांति। मिलते हैं आपको इसी पुस्तक के अगले पृष्ठ 25 से, तीर्थ यात्रा का आदर्श।